जैसे ही वह कार मोड़ने वाला था, दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया। एक गोली चलाने के बाद उसने एक ग्रेनेड कार के अंदर फेंका। जोरदार धमाके के साथ कार मलबे के ढेर में बदल गई। फ्राइड चिकन अंकल धीरे धीरे कार के पास गया। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि टारगेट मर चुका है, उसने तुरंत अपने सीनियर को रिपोर्ट की। लेकिन तभी शानमू अचानक वहां आ गया और उससे भिड़ गया। फ्राइड चिकन अंकल को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे मरेगा नहीं। उल्टा उसे शानमू ने जमीन पर गिरा दिया। शानमू ने उस पर बंदूक तानी और उससे पूछा कि इसके पीछे कौन है। लेकिन चालाक फ्राइड चिकन अंकल मासूम बनने लगा। असल में उसने पीछे से पिस्तौल निकालकर शानमू पर गोली चला दी। लेकिन शानमू फुर्ती से कार के पीछे छिप गया। फ्राइड चिकन अंकल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो पागलों की तरह उस पर गोलियां चलाने लगा। शानमू ने एक कुल्हाड़ी फेंकी ताकि उसका ध्यान भटके और वह छिप सके। अंकल भी उसके पीछे हाथ में पिस्टल लेकर भागा। वो दावा करता रहा कि उसके बॉस ने शानमू को मारने के लिए डबल पैसे दिए हैं। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वह जीतने वाला है, अचानक एक चाकू उसकी छाती में घुस गया। शानमू ने उसे पीछे से पकड़ लिया और एक उड़ती हुई किक से उसे गिरा दिया। शानमू ने उसके फोन से बात खत्म की। तभी उसे याद आया कि इस फोन कॉल के पीछे कोई रहस्यमयी आदमी है। फोन पर एक आवाज आई, बहुत अच्छा किया कैप्टन, लेकिन अब जो होने वाला है वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। फिर शानमू ने वो फोन फ्राइड चिकन अंकल को दिया, जिससे वह उस रहस्यमयी आदमी की लोकेशन ट्रैक कर सके। ट्रेस के मुताबिक वह आदमी वेस्ट वर्जीनिया के एक जंगल के पास था। लोकेशन कंफर्म होते ही शानमू ने तैयारी की और अंकल के साथ उस आदमी को पकड़ने निकल पड़ा। उसी समय रॉस जापान जाने वाली फ्लाइट में था। रास्ते में उसे रिसरेक्शन कैंप से कॉल आया, लेकिन अगले ही सेकंड फोन के उस पार गोली चलने की आवाज आई। रॉस घबरा गया। जैसे ही रहस्यमय आदमी ने धमकी दी, उसने रॉस के सारे गुनाहों को उजागर करने की बात कही। डर के मारे रॉस और भी बेचैन हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी काम छोड़कर वह रिसरेक्शन कैंप नंबर 1 पहुंचे। जी मिस्टर प्रेसिडेंट। अब शानमू और रॉस रिसरेक्शन कैंप नंबर 1 में चोरी छिपे घुस चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैंप में न कोई कैदी था, न कोई गार्ड, सिर्फ ढेर सारी वैज्ञानिक मशीनें थीं। हर तरफ सवाल ही सवाल थे। तभी शानमू को दीवार पर कई तस्वीरें मिली, जिनमें से एक आइज़ाया की थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां प्रेसिडेंट की मेडिकल फाइल भी मिली। उस कागज पर 3 दिन की तारीखें और मेज पर 2 सफेद गोलियों की शीशियां थीं। उधर रॉस को कंप्यूटर में एक सुराग मिला। उस रहस्यमयी आदमी ने फ्लैश के जरिए लोगों के अवचेतन मन में प्रवेश कर मानसिक नियंत्रण हासिल किया था। तभी रहस्यमयी आदमी सामने आया, वही आदमी जो पर्दे के पीछे था, मिस्टर लान। शानमू को अब समझ आया कि वही एडमंड की एलॉय का खरीदार था, वही व्यक्ति जिसने जहरीले सैनिकों को काम पर रखा और अनबाओ को रॉस पर हमला करने को कहा। लेकिन शानमू को समझ नहीं आया कि वो रॉस की हत्या क्यों करना चाहता था। मिस्टर लान ने लाइट जलाकर सच उजागर किया। रॉस ने जब जाना कि उसका दिमाग आम लोगों से अलग है, तो उसने मिस्टर लान के दिमाग का इस्तेमाल कर खुद को राष्ट्रपति बना लिया और उसे 16 साल तक कैद रखा। मिस्टर लान दिल से रॉस से नफरत करता था। शानमू नहीं जानता था कि मिस्टर लान अब क्या करना चाहता है, लेकिन वह पहले ही बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा चुका था। शानमू ने उसे पकड़ने की कोशिश की ताकि आइज़ाया को वापस पाया जा सके। लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, मिस्टर लन ने साउंड वेव डिवाइस से उसे काबू कर लिया। फिर उसने गार्ड को आदेश दिया कि शानमू को मार डाले। शानमू और गार्ड पागल की तरह एक दूसरे से लड़ पड़े। गार्ड ने रस्सी से उसे मेज पर गिरा दिया। शानमू भी बेहोश होने के कगार पर था। तभी उसने एक कांच का टुकड़ा उठाया और गार्ड की जांघ में घोंप दिया। फिर उसने एक और गार्ड को उठाकर पीछे पटका। दोनों गार्ड्स को हराने के बाद शानमू ने ढाल उठाई और दूसरे गार्ड की मदद की। आखिरकार दोनों ने मिलकर सभी कंट्रोल्ड गार्ड्स को हरा दिया। रास्ते में उन्हें लूस मिला, लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, जंगल से फोबल्स की एक पूरी टीम आ गई। क्योंकि शानमू और लूस ने सरकार के बेस में बिना इजाजत घुसपैठ की थी, उन्हें रॉस के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय रेडियो पर अचानक म्यूजिक की आवाज आने लगी। शानमू को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ और उसने तुरंत अपने साथियों से वहां से भागने को कहा। तभी नियंत्रित फोबोले सैनिकों ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की। शानमू ने हवा में ढाल फेंकी और सौभाग्य से तीनों लोग सुरक्षित रूप से वहां से भाग निकले। दूसरी ओर लूस जापान के प्रधानमंत्री से मिल रहा था। उसने उम्मीद जताई कि जापान उसके साथ सहयोग जारी रखेगा, लेकिन जापानी प्रधानमंत्री ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उसे ताना मारा। एक ऐसा देश जो जबरदस्ती लूटने की आदत रखता है, वो अब सहयोग की बातें करता है। फिर प्रधानमंत्री ने अपने सहायक से एक फोल्डर मंगवाया और लूस को सौंपा। उसे देखकर लूस चौंक गया। यह सबूत था कि फोबोले सेना ने जापानी एडलमैन एलॉय को चुपचाप चुराया है और इसके पीछे आदेश उसी के थे। लूस समझ गया कि उसे फंसाया गया है, लेकिन अगर यह सबूत सामने आ गया तो जापान का विश्वास वह कभी नहीं जीत पाएगा। जैसे ही वह बाहर निकला, प्रधानमंत्री ने कहा, तुम चाहे जो भी चाल चलो, जापान अब इस मिशन में हिस्सा नहीं लेगा। जैसे ही लूस अपने आवास लौटा, उसे अपने अधीनस्थों से सूचना मिली। जापान ने दिव्य द्वीप की ओर सेना भेज दी है। साथ ही फ्रांस और भारत भी वहां पर कब्जा जमाने की योजना बना रहे हैं। स्थिति बेकाबू हो चुकी थी। लूस दुविधा में था। उसके सलाहकारों ने उसे वॉशिंगटन लौटने की सलाह दी ताकि वह स्थिति का स्थायी हल निकाल सके। लेकिन अगर वो लौटता है तो जापान के साथ वार्ता का अवसर खो देगा। गुस्से में लूस ने आदेश दिया कि एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप को दिव्य द्वीप की ओर भेजा जाए और कहा, अगर एडलमन अलॉय पर किसी एक देश का अधिकार होना चाहिए तो वो अमेरिका ही होगा। इतना ही नहीं, वह खुद युद्ध क्षेत्र पर गया कमान संभालने। यामागुची के लोग नौसैनिक अटैक टीम के बेस पहुंचे। वहां का प्रभारी पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने यामागुची टीम को एक टर्मिनल सौंपा जिससे वे मिस्टर लान के मानसिक नियंत्रण को निष्क्रिय कर सकते थे। यामागुची टीम ने प्रोग्राम लोड किया और कंट्रोल म्यूजिक चलाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने एक सफेद गोली निकालकर उसमें मौजूद सामग्री की जांच करने को कहा। फिर उन्होंने वहां मौजूद कैद फ्राइड चिकन बुक को ढूंढ निकाला। यामागुची टीम ने उससे मिस्टर लान के बारे में सब कुछ बताने को कहा। बदले में वादा किया कि उसे अलग सेल दी जाएगी और उसकी सजा में राहत मिलेगी। फ्राइड चिकन बुक तुरंत मान गया। उसे पता चला कि मिस्टर लान ने ही जहरीले स्नेक आर्मी को एडमंड अलॉय चुराने के लिए पैसे दिए थे और उसने ये फंड CIA की गुप्त निधि से दिए ताकि
जापान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़े। अगर जापान को स्रोत मिल गया तो दोनों देशों के रिश्ते हमेशा के लिए टूट सकते हैं। तब लूस पर युद्ध भड़काने का आरोप लगेगा। सच जानने के बाद यामागुची टीम ने वॉशिंगटन जाकर ये षड्यंत्र लूस तक पहुंचाने का निश्चय किया, लेकिन प्रभारी ने बताया कि लूस वॉशिंगटन में नहीं बल्कि भारत की ओर जा रहा है और जापानी युद्धपोत भी पास ही हैं। यह सुनते ही यामागुची टीम को शक हुआ कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वे तुरंत भारत रवाना हो गए ताकि युद्ध को रोका जा सके। जल्द ही दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर सुरक्षित उतरते हैं। यामागुची टीम ने लूस को ढूंढ निकाला और मिस्टर लान की साजिश की जानकारी दी। लूस को यकीन नहीं हुआ कि कोई कैदी जेल में रहते हुए बाहरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। तभी उसके अधीनस्थ भागते हुए आए और बताया कि 2 फाइटर जेट्स जापानी युद्धपोतों पर गोलियां चला रहे हैं। यामागुची टीम के पायलट इस हमले को याद तक नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें समझ आया ये मिस्टर लान की मानसिक नियंत्रण की चाल है। यामागुची और ह्वाजिन ने युद्ध को रोकने का फैसला लिया। वे पायलट्स तक पहुंचे और उन्हें समझाने लगे कि यह एक गलतफहमी है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, पायलट्स ने जापानी युद्धपोतों पर मिसाइलें दाग दी। जैसे ही हमला हुआ, जापानी सेना ने पलटवार करते हुए अमेरिका की ओर 6 मिसाइलें दागी। अमेरिकी सेना ने एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिव किया और उनमें से 4 मिसाइलें हवा में ही गिरा दी, लेकिन 2 मिसाइलें सुरक्षा रेखा तोड़ते हुए युद्धपोत से टकरा गईं। युद्ध के इस पल में ह्वाजिन ने एक मिसाइल को समय रहते गोली मारकर उड़ाया। वहीं यामागुची टीम ने एक मिसाइल को पकड़कर समुद्र में फेंक दिया। हालांकि मिसाइलें रोक दी गईं, लेकिन जापानी विमानों ने हमला जारी रखा। इसी दौरान लूस ने जापानी प्रधानमंत्री से संपर्क किया और स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पायलट तुम्हारी बात नहीं मानते तो फिर किसकी मानेंगे। लूस निरुत्तर रह गया। उसके दिल में भरा हुआ गुस्सा किसी भी पल फट पड़ने वाला था। तभी उसके हेडफोन में अचानक मिस्टर लैन की आवाज गूंज उठी। लूस का मन विचलित हो गया। उसने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ देर अकेले रहना चाहता है। उसी समय यामागुची ने युद्धक विमानों से निपटने का तरीका सोच लिया। उसने अपनी ढाल का इस्तेमाल करके सामने से हो रहे हमले को रोका। फिर गोल्डन विंग्स के पंखों की मदद से उसने दुश्मन विमानों के पंख काट दिए। ह्वाजिन ने पायलटों के साथ मिलकर कुछ विमानों को बचाने में मदद की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाकी अमेरिकी युद्धक विमानों ने फिर से जापानी युद्धपोतों पर मिसाइलें दाग दी। यामागुची ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। वह एक मिसाइल से टकरा गया और शानदार घुमाव में दूसरी मिसाइल को भी विस्फोट से उड़ा दिया। लेकिन ह्वाजिन उतना भाग्यशाली नहीं रहा। पहली मिसाइल को तो उसने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, लेकिन दूसरी को संभालते वक्त उससे चूक हो गई। विस्फोट की तीव्रता ने उसे हवा में उड़ा दिया और वह घायल होकर समुद्र में गिर पड़ा। यामागुची उसे बचाने ही जा रहा था, तभी उसे आदेश मिला कि बचाव दल भेजा जा रहा है। उसने अंतिम हमलावर विमान से निपटने का निर्णय लिया। उसने अपने पंखों से खुद को स्थिर किया, फिर ढाल उठाकर विमान पर जोरदार हमला किया, जिससे पायलट ऑटोमेटिकली बाहर निकल आए। लेकिन विमान अब भी अमेरिकी युद्धपोतों से टकरा रहा था। संकट के इस क्षण में यामागुची ने एक हुक फेंका और कंट्रोल स्टिक को खींचकर उसे ऊपर खींच लिया। फिर उसने एक ड्रोन को डिसअसेंबल कर उसके पंखों से जोड़ दिया ताकि उड़ान के एंगल को कंट्रोल किया जा सके। अंत में विमान भारी जोर से समुद्र में जाकर टकरा गया। संकट के बाद ह्वाजिन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसका साथी बस बाहर से खिड़की में देख सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। इसी दौरान यामागुची उससे मिलने आया और उसे दिलासा दिया। उसने बताया कि कैसे वह खुद को असमर्थ महसूस कर रहा था, कि वो अपने पार्टनर की रक्षा नहीं कर सका और ईसायाह जैसे गुरु को फिर से कैद में जाना पड़ा। उसे लगने लगा कि शायद स्टीव ने गलत व्यक्ति को चुना, लेकिन यामागुची ने कहा, स्टीव ने तुम्हें ये ढाल इसलिए नहीं दी क्योंकि तुम सबसे ताकतवर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम हो। इस बात ने उसे फिर से आत्मविश्वास दिलाया। उधर जिस सफेद गोली को यामागुची ने जांच के लिए भेजा था, उसका परिणाम आया। उसमें अत्यधिक मात्रा में गामा रेडिएशन पाया गया था, जो खून में आसानी से अवशोषित हो सकता है। जैसे ही स्थिति के प्रभारी ने यामागुची को कॉल करने की तैयारी की, तभी एक सुपर साउंड वेव से उस पर हमला हुआ। हमलावर कोई और नहीं, मिस्टर लैन था। वह नहीं चाहता था कि सच्चाई बाहर आए। उसने बिना झिझक के साउंड वेव की तीव्रता और बढ़ा दी। दर्दनाक चीख के बाद प्रभारी की आवाज ही चली गई और मिस्टर लैन का अगला निशाना था स्क्रू। दूसरी ओर स्क्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। वह दावा कर रहा था कि वो एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएगा, लेकिन तभी हर किसी के मोबाइल पर एक मैसेज आने लगा। ये मैसेज मिस्टर लैन और स्क्रू के बीच हुए गुप्त लेन देन की रिकॉर्डिंग थी। जैसे ही स्पीकर पर वो रिकॉर्डिंग चलाई गई, स्क्रू के सारे काले कारनामे उजागर हो गए। स्क्रू खुद को सफाई देना चाहता था, लेकिन उसके बॉडीगार्ड ने उसे जबरन रोक दिया। सबके सामने उसकी असलियत खुल गई। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिखर चुकी थी और अब उसके अंदर का गुस्सा एक राक्षस का रूप लेने वाला था।